गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का विषय रसायन अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं ये पढ़ रहे हैं। तो अपन पहले पढ़ चुके थे कि अलैंगिक जनन में प्रक्रियाएं कैसे होती है। उसके लिए एक पॉइंट अपना छूटा हुआ था, बीजाणु समासंग। तो बीजाणु समासंग कहते किसे हैं, इसके लिए अपन एक डेफिनेशन देते हैं कि देखो कुछ ऐसे अनेक सरल बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। तो विशिष्ट संरचनाएं होती हैं उनको हम बीजाणुधानी कहते हैं। अगर जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं, अगर ये अनुकूल परिस्थितियां पालें तो अनुकूल परिस्थितियों में ये नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया को हम बीजाणु समासंग कहते हैं। यानी कि बीजाणु समासंग है क्या कि अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बीजाणुधानी कहते हैं। जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं, ये अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन की यह प्रक्रिया बीजाणु समासंग कहलाती है। ये आपकी यहाँ तक की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया खत्म हुई। अब अलैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए अपन जानते हैं द्विखंडन में फिलहाल एक कोशिकीय जीव केवल दो समान भागों में विभक्त होकर के दो नए जीवों को जन्म देता है, जबकि बहुखंडन में जो एक कोशिकीय जीव होता है वो अनेक संततियों को जन्म देता है। इस प्रकार द्विखंडन बहुखंडन से भिन्न होता है। इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या जटिल संरचना वाले जीव क्या पुनरुद्भवन कर सकते हैं। अपन बोल सकते हैं तो जी नहीं, ऐसा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो जटिल संरचनाओं वाले जीव होते हैं, जटिल संरचनाओं वाले जीवों में उनके जो अंग हैं, ऊतक हैं, अंग तंत्र, इन जटिल संरचना वाले जीवों के किसी भी अंग को अगर हम काट दिया जाए तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या ऊतकों का निर्माण संभव नहीं है, ऊतकों का निर्माण नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि इन जटिल संरचनाओं वाले जीवों में पुनरुद्भवन की प्रक्रियाएं संभव नहीं हो सकती। इसी के आधार पर अपन जाते हैं कि कायिक परिवर्तन क्यों आवश्यक है। तो कायिक परिवर्तन या अपन बोल सकते हैं कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो अपन बोल सकते हैं कि कुछ पौधों में ऐसी क्षमता होती है जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ हो, तना हो या पत्तियां हो, उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के एक नया पौधा बनाती हैं। इस प्रक्रिया में नए पौधे शीघ्र ही आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे पौधे इस विधि द्वारा उगाए जाते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रकार के ऐसे पौधे भी होते हैं जो आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक परिवर्तन का उपयोग किया जाना संभव भी है और किसी के लिए संभव नहीं है। वरना कायिक परिवर्तन के द्वारा केवल उन्हीं पेड़ पौधों को उगाया जाता है जो बीज खोने की क्षमता, मतलब बीज देने की क्षमता खो चुके होते हैं, या जिनका जो तना है या जड़ है अंकुरित होने की क्षमता रखता हो। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और अपना बनता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक होती है। तो देखिए डीएनए जो होते हैं, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संचारण, गुणों का जो संदेश होता है जनक संतति की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का बनना है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनाना आवश्यक होता। अब हम आते हैं लैंगिक जनन पर। तो लैंगिक जनन में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं है कि लैंगिक जनन में हर एक व्यक्ति के लिए दो जीव होना आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन एक पुष्प की बात करते हैं कि पुष्पों में भी लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात बाहर की बात करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं बाह्यदल। ये कहलाती हैं पंखुड़ियाँ, और पंखुड़ियों के बीच में अगर हम इसको अब हटा के बता रहे हैं आपको, अगर इनको हटा दिया जाए तो इसके बीच में जो पतली पीली वाली जो संरचनाएं देखेंगी ये पुंकेसर होते हैं। इनको अपन पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के जस्ट ऊपर अगर ये फूल पूरा खिला हुआ होता तो छोटे छोटे दाने से होते हैं जिनको अपन बीजाणु समासंग कहते हैं। इनके नीचे ये बारीक
गुलाब के फूल के में देखना कुछ पतली टाइप की डंडी टाइप की लगी रहती है, उनमें ये पतले कुन्ने से जुड़े रहते हैं जिसको अपन बोलते हैं पुंकेश्वर। पुंकेश्वर नीचे जाकर के पुतंतु से जुड़ता है। जैसे भी हम इनको काटते हैं तो इनके बीच में एक मादा युग्मक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो आपको गुलाब के फूल में या सबसे ज़्यादा आपको गुलमोहर के फूल में दिखाई देंगी। एक पौधा जिसका आपने नाम सुना है बेशरम, उस बेशरम के पौधे में और अच्छी से संरचनाएं चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जब कोई कीड़े मकोड़े एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो इसके जो वर्तिकाग्र पर सबसे वो बीच का जो सेंटर होता है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। जैसे ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र से वर्तिका तक के द्वारा ये अंदर पुष्प के अंडाशय में आ जाता है। अब अंडाशय के द्वारा जो अंडाशय है वो वर्तिकाग्र, इन दोनों को जोड़ करके इसका योग जो कहलाता है वो स्त्री केसर कहलाता है। तो ऊपर जो परागकोश लगे हैं, परागकोश पुतंतु के द्वारा जोड़ा है, यानी कि किताब में आपके में तंतु लिखा होगा तो तंतुओं के द्वारा उसके द्वारा ये नीचे को आते हुए स्त्री केसर में आ जाता है। अब स्त्री केसर दो चीज़ों का ये हो गया, वर्तिकाग्र और अंडाशय का। कहाँ से आ रहा है? सबसे ऊपर वाले कुन्ने से, जिस कुन्ने को अपन क्या बोल रहे हैं? परागकोश। तो परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र के द्वारा, परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र के द्वारा जैसे ही अंडाशय में पहुंचते हैं तो उनमें बीज यानी कि जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अपन बोल सकते हैं कि फूल या जीव की उत्पत्ति हो गई, यानी कि आपका एक बीज बन जाएगा। अब इसके लिए जो पुष्प होते हैं वो आपके पुष्प 2-3 तरीके के हो सकते हैं। एक तो पुष्प होता है एकलंगी, एक पुष्प होता है द्विलिंगी। मतलब ऐसे फूल को अपन क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। जो द्विलिंगी बोल रहा है ना उसको अपन उभयलिंगी बोलते हैं, जो नर जनांग और स्त्री जनांग के दोनों का कार्य करता है। तो ये क्रियाएं निषेचन के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले अपन को जब अलैंगिक जनन पढ़ना है तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं निषेचन होता क्या है। तो आपको कुछ शब्दों का शॉर्ट में प्रयोग किया जाएगा, तो आप उन शॉर्ट शब्दों को समझने की कोशिश करें। देखिए, जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक अगर दोनों संयोग करते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक अगर जब दोनों संयोग करते हैं तो संयोग का यानी कि सम्मिलन की क्रिया ही निषेचन कहलाती है। अब निषेचन जो दोनों हो गए कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आप सीधा बोल सकते हैं संयोग निषेचन कहलाता है। अब निषेचन जो होता है वो पुष्पों में भी यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा भी होता है और लैंगिक जनन के द्वारा भी होता है निषेचन। अब अभी अपन ने अलैंगिक जनन के द्वारा जो बोला है वो पुष्प के लिए बोला है कि अगर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे कोई कीड़ा बैठ जाए तो वहाँ के जो एक पुष्प के जो परागकोश हैं दूसरे पुष्प के परागकोश पर पहुँच जाते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा उनका निषेचन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि लैंगिक जनन से जो प्राप्त जो नवजात होंगे उनमें कुछ समानताएं भी हो सकती हैं, कुछ असमानताएं भी हो सकती हैं। तो वो मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होगा, इसके लिए कुछ आपके लिए जो आपके आधार पर अपन पहले परागकोश में जो स्वपरागण बोला हो परपरागण कीड़े के द्वारा पहले अपन उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले परागण किसे कहते हैं? तो परागण तो हमने आपको पहले डेफिनेशन दे चुके हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र के द्वारा कहाँ पर? अंडाशय में पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। अब परागण की प्रक्रिया 2 तरीके से होती है, एक तो स्वपरागण के द्वारा, एक परपरागण के द्वारा। तो जब स्वपरागण जब अपन बोलते हैं तो अपन बोलते हैं कि जब किसी एक पुष्प के पुंकेश्वर परागकोश से जो परागकण हैं उसी पुष्प के स्त्री केसर में वर्तिकाग्र के द्वारा पहुंच जाएं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। यानी कि स्वपरागण में सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग है वो आपका वर्तिकाग्र है, परागकोश है। और परागकोश के जो कण हैं वो वर्तिकाग्र के द्वारा कहाँ पहुँच रहे? स्त्री केसर में पहुँच रहे उसी पुष्प के, तो ये कहलाएगा स्वपरागण। और परपरागण जब अपन बोलेंगे तो परपरागण में जो पुष्प के एक पुष्प के जो परागकण है अगर किसी भी बाह्य माध्यम के द्वारा, हवा के द्वारा
जल के द्वारा या कीड़े मकोड़ों के द्वारा किसी के द्वारा भी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, तो इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण आपका ये डेफिनेशन हो गया। इसके आधार पर आप अपने अध्याय में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को पढ़ लेना, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको पूरे शॉर्ट में बताएंगे। अगर आपको किसी बात की समस्या है तो आप विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।